हाँ, सभी लोग टॉपिक डालिए। देखिए ईथर्स, लिखिएगा ईथर्स। जल्दी आओ बेटा, बैठ जाओ। अभी ईथर तो आप लोग इन जनरल जानते ही हो, है ना। R-O-R- ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? ईथर कहा जाता है। या एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन्स, यही है ईथर। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है, मान लो CH3OCH3, इसका नाम क्या है? मेथॉक्सीमीथेन। मेथॉक्सीमीथेन, ये तो IUPAC नाम हो गया, कॉमनली नोन एज डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल और ईथर हो गया। सही है। इसका क्या नाम है? CH3OCH2CH2 CH3, ये है मेथऑक्सीईथेन। मेथऑक्सीईथेन, सही है। या इसी का दूसरा नाम क्या है? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, सही है। चलो बेटा, तो मेथॉक्सीईथेन, इथाइल मिथाइल ईथर, इसका क्या नाम है? CH3OCH2CH2CH2CH3। आनंद, मेथऑक्सीब्यूटेन, क्या नाम हो गया? मेथॉक्सीब्यूटेन, सही है। IUPAC ही बताते हैं। इसका नाम क्या है? CH3OCH3CH2CH3, इसका नाम बताओ। अनुराग बताओ। वन टू थ्री फोर, 2-मेथॉक्सीब्यूटेन। 2-मेथॉक्सीब्यूटेन। अरे मेथॉक्सी को एक फंक्शनल ग्रुप ही समझो, और क्या। तुम लोग इसको ओवरऑल ऐसा कहे देखने लगते हो? मेथऑक्सी 1 कार्बन मीथेन, मेथऑक्सी 2 कार्बन ईथेन, मेथऑक्सी 4 कार्बन ब्यूटेन, 2-मेथॉक्सीब्यूटेन। कोई अलग कुछ नहीं है, वही चीज है, बस आपका देखने का नजरिया बदल जाता है जब आप इधर देखते हो। तो आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। इसमें देखिए, इसका नाम बताइए। CH3CH2, CH3CH2OCH2CH3, इसका क्या नाम है? हाँ, अब ये एथऑक्सीईथेन, एथऑक्सीईथेन। बोलो, बात समझ में आ गई? एथॉक्सीईथेन ऑल्सो नोन एज डाईइथाइल ईथर। क्या नाम है? डाईइथाइल ईथर। सबको क्लियर हो गया? तो ये तो एलिफैटिक ईथर्स हो गए। इसी तरीके से क्या होंगे? एरोमेटिक। ये सब 11th में IUPAC इसकी पढ़ चुके हो, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो आप लोग इसमें। ठीक है, लिख लिया तो हटा दें, जल्दी लिखो फिर, और क्या। तो ये सारे के सारे एलिफैटिक ईथर्स दिख रहे हैं। इसी के बाद देखो, सभी लोग एरोमेटिक में देखो, इसका क्या नाम है? मेथॉक्सीबेंजीन।
मेथॉक्सीबेंजीन, और मेथॉक्सीबेंजीन को ही कॉमनली एनिसोल भी कहते हैं। मेथॉक्सीबेंजीन ऑल्सो नोन एज एनिसोल, सही है। इसका नाम क्या होगा? ये नाम मिथाइल फिनाइल ईथर भी है इसका नाम, ठीक है। OCH2CH3 इथॉक्सीबेंजीन हो गया, इथॉक्सीबेंजीन, सही है। इसका नाम बताओ जरा। ये डाइफिनाइल ईथर है, पहले तो ये डाइफिनाइल ईथर है ना, इसका एक और नाम क्या होगा? IUP, फेनॉक्सीबेंजीन, है ना, फेनॉक्सीबेंजीन, सही है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एलिफैटिक हो, एरोमेटिक हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, IUPAC नेमिंग आपने 11th में पढ़ ही रखी है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर हो गया? इसके बाद लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स। इस ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेंट स्ट्रक्चर, बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर। कैसे बेंट और एंगुलर? आप लोगों ने क्लास 11th में BSc-PR थ्योरी पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग में, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो कैसा याद है? ठीक हो बेटा? आराम है? आओ बेटा, देखो भैया, तो क्या बोला? बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है निखिल बता सकते हो? किसमें? ऑक्सीजन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर हैं जो कि रिपल्शन करते हैं, सही है। इधर देखिए ROR, और ऑक्सीजन में क्या है? दो लोन पेयर हैं, तो दो लोन पेयर ऐसे होंगे, 1 2, ये लोन पेयर हो गए। अब वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहती थी ये लोन पेयर आपस में रिपल्शन करेंगे, जिससे ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इससे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोन पेयर वाले करते हैं, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड वाले। बॉन्ड वाले सबसे कम रिपल्शन करते हैं, इसलिए बेंट स्ट्रक्चर होता है। इनका बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री, मतलब वो तो डिपेंड करता है इन पे। जैसे केवल मेथॉक्सी मीथेन की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 111.7 डिग्री, सही है, ये बॉन्ड एंगल हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन हमको उत्कर्ष बाबू बताएंगे। उत्कर्ष भैया, इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है ऑक्सीजन का? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ईथर्स? यही सवाल आ गया और क्या एमसीक्यू में क्वेश्चन बन गया, बढ़िया। बताओ इसका ऑप्शन। sp, हाँ बेटा बताइए। sp2, अब एक ही बचा, वो भी बता दो। sp3 वही है। अच्छा चलो छोड़ो, ये आप लोग ध्यान दो। अगर तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स हैं प्लस 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, इंडेक्स नंबर कितना हो गया? और 4 इंडेक्स नंबर मतलब sp3, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। कार्बन पे कितने बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं? 3 हाइड्रोजन का और 1 इधर, तो कार्बन भी 4 बॉन्ड पेयर वाला है, तो इसका भी इंडेक्स नंबर क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया?
तो दोनों ऑक्सीजन और कार्बन दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज हैं। ऑक्सीजन हमेशा ही sp3 हाइब्रिडाइज होगा, कार्बन डिपेंड करता है। आ गया सबको समझ में? लिख लो ये सब मैटर और थोड़ा पढ़ाई पे रिवीजन पे ध्यान दो। लेकिन स्कूल तो गए ही होंगे, बात नहीं मानी, हमसे बात करा देती, हम समझा ले जाते। मान लो भाई 90% ले भी आए 12th में अगर और नीट में नहीं हुआ, क्या फायदा 90 नंबर लाए? कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने हिसाब से सोचो, भविष्य तुम्हारा, जिंदगी तुम्हारी, डिसीजन तुम्हारा, ठीक है? चल, तो अभी हम लोग ईथर्स का प्रिपरेशन पढ़ते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हटा दें। देखो भैया, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में पहला विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस किसी को याद है? विलियमसन सिंथेसिस बार बार हम खोपड़ी खा गए तुम लोगों की कि हेलो एल्केन रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो, पर भैया की कहाँ सुनोगे? भैया तो कुछ बोलते रहते हैं बस। ना पढ़ो भैया, मर्जी तुम्हारी है, भैया तो बकर बकर करते ही रहते हैं। विलियमसन सिंथेसिस क्या है? देखो भैया, इसमें CH3 CH2ONA में CH3 CH2Br डाल दिया। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम यहाँ पे एथ ऑक्साइड है, में ब्रोमोइथेन हेलो एल्केन ऐड कर दो तो NaBr अलग हो जाएगा और बन जाएगा CH2 CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2, ये बन गया डाई इथाइल ईथर। सबको आ गया समझ में? या फिर आप लोग CH3ONA में CH3Cl डाल दो या CH3Br डाल दो, CH3O CH3 बन जाएगा, NaBr अलग हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? आगे तो एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड से बनता है एल्कोक्सी एल्केन, दैट इज ईथर्स। समझ गए? जल्दी लिखो। चलो सभी लोग बेटा बातें नहीं, ये क्लियर हो गया? एक और लिखो जरा, इसमें आप लोग एक कन्वर्जन करो, सोडियम फेनॉक्साइड से मेथॉक्सी बेंजीन बनाओ। सोडियम फेनॉक्साइड से मेथॉक्सी बेंजीन, ये सोडियम फेनॉक्साइड से मेथॉक्सी बेंजीन, ये तो इसमें CH3Br डाल के हो गया होगा, NaBr अलग हो गया होगा, तो ये सब के सब क्या है? विलियमसन सिंथेसिस ही तो है।
कोई समस्या? ठीक है, अब आप लोग को दो चीजें और इसमें बता देते हैं, ये हटा दें। देखो विलियमसन सिंथेसिस में एक बात का बस ध्यान दीजिएगा आप लोग, CH3 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 ONA, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों ने CH3Br बना डाल दिया तब तो NaBr अलग हो जाएगा। CH3 CH3 O CH3 और NaBr, ये SN2 मैकेनिज्म है, SN2 सब्स्टिट्यूशन हो गया, 3 डिग्री है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, तो एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है SN2, ठीक है। अब हम समझा के रहे हैं कि अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, ठीक है, और एल्कोक्साइड 3 डिग्री है, तब तो ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस आप पे काम आ जाएगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर टर्शियरी हैलाइड का इस्तेमाल कर लें, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल कर लें, तो CH3C CH3 नीचे CH3 इधर Br, अब ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हो गया। इसका नाम क्या है? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। IUPAC नेम भी जानते हो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, सही है। अगर इसमें हम लोग CH3ONA ऐड कर दें या कोई भी ऐड कर दें यहाँ पे, तो समस्या क्या है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हो तो सब्स्टिट्यूशन ना होके क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। ये Na और ये Br क्या बनाएगा? NaBr। यहाँ वाला H और ये वाला CH3O CH3OH बना लेगा, प्लस इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन हो गया कि ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स के लिए काम नहीं आती रिएक्शन। आ गया सबको समझ में? तो विलियमसन सिंथेसिस सबको क्लियर हो गया? एकदम दिमाग में एक ही बार बैठा लो घर जाके, है ना। ईथर का प्रिपरेशन एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड से। देखिए इसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अरे रुको रुको रुको, एक रिएक्शन और इसकी बता देते हैं, एक मिनट। सिल्वर ऑक्साइड वाली रिएक्शन, जैसे CH3CH2I इथाइल आयोडाइड और एक और इथाइल आयोडाइड अगर हम लोग ले लें CH3CH2I और उसको सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट कराएं, तो ये 2 सिल्वर और 2 आयोडीन क्या बना देंगे? 2 AgI बना देंगे और बन जाएगा CH3CH2OCH2 CH3CH2OCH2CH3, ये बन गया डाई इथाइल ईथर। किसी को कोई समस्या? ये भी सिंपल रिएक्शन है। इसके बाद लिखिएगा डिहाइड्रेशन से बनने वाले ईथर्स। हो गया? देखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स,
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, और एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से एल्कीन्स भी बनता है, ईथर भी बनता है। क्या बोला मैंने? एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से एल्कीन्स भी बनता है और क्या बनता है? ईथर भी बनता है। दोनों चीजें बन सकती है भैया, एल्कीन्स भी, ईथर्स। अब कौन बनता है ये टेम्परेचर पे और रिएजेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लो, ये पहले भी रिएक्शन करा चुके हैं लेकिन फिर से बताएंगे क्योंकि फिर भूल रहे होंगे। CH3CH2OH इथेनॉल, इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में जब डाला गया होगा तो आपको पता है 443 केल्विन पे, परीक्षा बताएंगी क्या बनेगा। इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाला गया तो 443 केल्विन पे क्या बनेगा तनीषा? पानी निकल जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में पानी निकलेगा और हाँ विराज, इथीन बन जाएगा। ये वाला H और ये OH क्या बना देगा? H2O क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। ये आ गया समझ में? इस रिएक्शन को कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिड जो है वो कैटलिस्ट है और अल्कोहल का क्या हो रहा है? इसका मैकेनिज्म याद है, अभी बताया था एक हफ्ता पहले। चलो भैया अनुराग बाबू मदद करेंगे। ठीक है, पन्ना मत पलटना कोई भी। चलो भैया अनुराग बाबू बताएंगे इसका मैकेनिज्म। जिसको इसको आता है हाथ उठाओ। तिवारी जी को आता है, केवल तिवारी जी ने हाथ उठाया है। हाँ अनुराग भैया, हाँ शिखर को भी आता है? नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? हाँ क्या पहला स्टेप है? प्रोटोनेशन, CH3CH2OH। अब ये आखिरी बार और पा रहे हो, आपके दिमाग में बैठा लेना। इसमें पहले क्या किया? प्रोटोनेशन। क्या ऐड किया? H। यहाँ पे O पे क्या होते हैं? तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? O के लोन पेयर पे। ये बन गया CH3CH2OH, ऊपर H और यहाँ क्या चार्ज आ गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। यहाँ पे O के कितने बॉन्ड हो गए हैं? 3, 1 2। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा? H2O अलग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया और बन गया CH3CH2 के ऊपर क्या चार्ज आ गया? प्लस आ गया। इसका नाम क्या है? इथाइल कार्बोकेटाइन। इथाइल कार्बोकेटाइन सुनो ना भैया, ये इथाइल कार्बोकेटाइन जो बना, CH3CH2 प्लस जो बना, अब ये स्टेबल होने का प्रयास करेगा। भाई अनस्टेबल है ना अभी तो ये वाला प्लस कहाँ जाएगा? बगल वाले कार्बन पे जाएगा और ये बगल वाले कार्बन पे गया। ऐसा कुछ हुआ? इस पे 3 है, 1 और 2। अब ये वाला पॉजिटिव H के पॉजिटिव को रिपेल करेगा और H प्लस अलग हो जाएगा जो आपने दिया था, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बनना शुरू हो गया था तो इथीन बन गया। क्या ये हम पहले बता चुके हैं? क्या दोबारा लिखोगे? क्या करोगे दोबारा लिख के? जब दोबारा भी नहीं पूछेंगे तो आएगा, तो फिर दोबारा लिख के क्या करोगे? सीखा केवल लिखते रहोगे हमेशा, घर जाके उसको पढ़ोगे तो है नहीं। सबको आ गया समझ में? इतनी बार बता चुके हैं, ये तो आंख बंद करो, सपने में आनी चाहिए रिएक्शन। समझ गए? लेकिन यहाँ पे 443 केल्विन का इस्तेमाल। अब जरा बात समझ लेना, 443 केल्विन पे तो एल्कीन बनेगा ही बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल भी है, सही है। अगर इसको 413 केल्विन करने हैं, ये हटा दें, लिखना नहीं, पीछे लिखवाया हुआ है, घर जाके याद करना। केवल लिखते रहेंगे, उठाया लिख दिए बस। और घर जाके पढ़ना होता है तो नमकीन खाने लगते हो, घर बैठ कर टीवी देखने लगते हो, गधे कहीं के सब। इधर देखिए,
ये इथेनॉल हो गया। इथेनॉल में अगर हम लोग अब 413 केल्विन कर दें यहाँ पे और 2 ले लें इथेनॉल, तो 413 केल्विन पे 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, ईथर बना देगा, CH3 CH2O CH2 CH3 और क्या बन जाएगा, पानी। ये बन गया डाई इथाइल ईथर। आ गया समझ में? इसका मैकेनिज्म भी सेम टू सेम है। ठीक है, चलिए श्रद्धा मदन कीजिए मैकेनिज्म में। पहला स्टेप वही प्रोटोनेशन, CH3 CH2OH, पहला स्टेप किया प्रोटोनेशन, रट गया। अब तो ये H कहाँ गया, O पे, बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, लिखना नहीं, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, पानी अलग हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अभी भैया कितने अल्कोहल यहाँ लिए हैं और यहाँ अभी एक ही इस्तेमाल हुआ है, तो CH3 CH2 प्लस का जो कार्बोकेटाइन है ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, इसमें एक और अल्कोहल ऐड कर दो, CH3 CH2OH। फिर से ये वाला पॉजिटिव कहाँ जाएगा, O पे, क्या बन जाएगा, CH3 CH2O, आगे H, और O पे कौन आ जाएगा, CH2 CH3, और यहाँ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, ये इसी का प्लस आया है। अब क्या निकलेगा, H प्लस अलग हो जाएगा, क्या बन गया, CH3 CH2O CH2 CH3 बन गया और H प्लस अलग हो गया, पानी निकल ही चुका था। नहीं पल्ले पड़ा? हाँ, लिखना नहीं, ये सब पीछे लिखा हुआ है, आपको बस घर जाके याद करना है, बस वो रिएक्शन लिखनी चाहिए थी आपको। ये दोनों रिएक्शंस बस आप लोग लिखिएगा, मैकेनिज्म नहीं, घर जाके पुरानी वाली देखिए। आओ सब लोग इधर देखो, बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, तो आपको कुछ और एक जरूरी चीज बता दें, है ना। अभी ये जो दोनों डिहाइड्रेशन कराए थे, ये प्राइमरी अल्कोहल के कराए थे, लेकिन सुनना कैसे कराए थे। अब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, प्रोपेन टूऑल, CH3 CHOH CH3, ये प्रोपेन टूऑल हो गया, सही है। अब प्रोपेन टूऑल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला 413 केल्विन पे। अच्छा 413 केल्विन पे तो ईथर बनना चाहिए जाके, लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पे आ गया है स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब जब मैकेनिज्म करने चलेंगे, समझाते हैं, मैकेनिज्म समझाएंगे, शायद आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, देखना होगा क्या कि CH3 CHOH CH3 का पहले क्या कराओगे, प्रोटोनेशन कराओगे, सही है। यहाँ पे चाहे जितने ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कितने लेना ले लो, इसमें प्रोटोनेशन कराएंगे, प्रोटोनेशन कराओगे तो H कहाँ जाएगा, O पे, सीधा बता रहे हैं CH3 CH प्लस CH3 और पानी अलग हो जाएगा। ये स्टेप समझ आ गया, HOH पानी पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। सुन रहे हो ना भैया, जब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन समझ लेना, ये वाला प्लस इधर आके इसके H को रिप्लेस करके एक प्रोपीन बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो ये स्टेप समझ में आया, बगल में आया प्लस, प्लस ने H को रिपेल करके H प्लस निकाला, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया, तो पहले तो बना प्रोपीन, सही है। अब ये आगे फर्दर रिएक्शन करेगा, क्या, CH3 CH प्लस CH3 में एक और प्रोपेन टूऑल ऐड करो, CH3 CH CH3 में CH3 CHOH CH3 और ऐड कर दिया, ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, O पे जाएगा। अब भैया बात ये है कि इधर भी CH3 इधर भी CH3, स्टेरिक हिंड्रेंस जाता है, इनकमिंग कार्बोकेटाइन के लिए रुकावट है, लेकिन फिर भी आ जाएगा और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनेगा। CH3 CH
CH3 CH CH3, और ये किससे जुड़ेगा, और O पे क्या मौजूद है, और नीचे क्या है CH CH3, आगे CH3, और ये वाला H कहाँ हो जाएगा, अभी ये H अलग हो जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH CH3 O CH CH3 CH3, मतलब ये ऐसा कुछ दिखेगा, CH3 CH CH3 O CH CH3 CH3, ये आइसोप्रोपाइल है, 2 डिग्री है ना ये, तो ये आइसोप्रोपाइल है, तो ये डाई आइसोप्रोपाइल ईथर बन गया। नहीं समझ में आया क्या बन गया, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। और ये तो आपको प्रोपीन पता ही है। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, प्रोपीन मेजर प्रोडक्ट होगा, और वो वाला क्या बनेगा, तो यहाँ खेला हो गया हिंड्रेंस। नहीं समझ में आई बात, ये समझ में आया कि लिखोगे, आइए तो लिखिए। हाँ अब बेटा, अब भैया जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो समझ गए, 2 डिग्री अल्कोहल है 413 पे ईथर भी बनाएगा, एल्कीन भी बनाएगा, एल्कीन ज्यादा बनाएगा, 3 डिग्री क्या करेगा, 3 डिग्री के पास तो और ज्यादा हिंड्रेंस होगी, और ज्यादा रुकावट, क्या बनेगा बताओ, हाँ केवल एल्कीन बनाएगा, हटा दे ऊपर वाला। अब भैया जो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये अगर इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया 413 केल्विन पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। ये वाला H और ये वाला OH क्या बना देगा, H2O, और बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। सही है, मैकेनिज्म बना लोगे इसका, ईथर तक तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा। मान लो यहाँ पे H हट गया और एक CH3 आ गया, तो भैया ये भाई साहब जो बने होंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये यहाँ कैसे जाएंगे, इतनी ज्यादा रुकावट मौजूद है, इससे अच्छा है प्रोपीन बना के चुपचाप बैठो। तो बताइए सभी लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सवाल का जवाब दीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, सही है, डिहाइड्रेशन का क्रम बताओ, डिहाइड्रेशन का बढ़ता क्रम बताओ, केवल डिहाइड्रेशन लिखा है, डिहाइड्रेशन का बढ़ता क्रम, कौन सबसे आसानी से डिहाइड्रेट कर सकता है? 3 डिग्री सबसे आसानी से डिहाइड्रेट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन बदल दिया जाए, डिहाइड्रेशन टू फॉर्म ईथर, डिहाइड्रेशन टू फॉर्म ईथर सबसे आसानी से कौन बना सकता है, फिर 2 डिग्री, और फिर क्या भाई, आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट से बताई थी ये चीज, अगर वेदांश याद आ रहा हो, तुमने बताया सही था इस हिसाब से, क्योंकि तुम फंस गए थे ना जाल में, इसीलिए। अब देखो तुम ही बताओ वेदांश, CH3C CH3 CH3 OH है, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, और एक तरफ CH3 CH2 OH है ना। हम सिर्फ वेदांश डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, ईथर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, जिससे OH को निकालना क्या हो जाएगा, आसान। तो 3 डिग्री सबसे आसानी से डिहाइड्रेट करता है, 1 डिग्री उतनी आसानी से नहीं करता, लेकिन सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन करके ईथर कौन बनाता है,
1 डिग्री, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस रुकावट कम है और इसमें रुकावट ज्यादा है ईथर बनने के लिए। नहीं समझ में आया? बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, लेकिन यही बच्चे बोला कर देते हैं। हाँ बेटा ध्यान दो, देखो यही रिएक्शन अनंत, यही रिएक्शन हमने आपको पहले Al2O3 के साथ भी बताई होती है, तो पीछे देख लेंगे आपको आ जाएगा। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला लिखो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखिए डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस। डाइमिथाइल ईथर and ethyl methyl ether are gases. ठीक है, while other aliphatic ethers are colorless liquids. While other aliphatic ethers are colorless liquids, बाकी जो है वो colorless liquids है at ordinary temperatures. समझ गए? एरोमेटिक ईथर्स भी लिक्विड होते हैं, लिख लेना। एरिल ईथर्स आर ऑल्सो लिक्विड्स। आगे डेंसिटी, डेंसिटी the density of ethers increases with molecular mass. The density, अरे अंश पानी दो। The density of ethers is less than, the density of ethers increases with increase in molecular mass. भाई मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, सीधी बात है ना। But their density is less than 1. इनकी डेंसिटी जो होती है वो 1 से कम होती है। बेटा बॉटल जल्दी से दो, जल्दी से दो। अरे अनंत कहाँ इसको पकड़ा दिए तुम? फेंकता नहीं, फेंकता नहीं, पास करो। अच्छा चलो, डेंसिटी जो है 1 से कम है। 1 किसकी डेंसिटी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी की डेंसिटी है। तो ईथर्स पानी से हल्के लेस डेंस होते हैं। देखो डेंसिटी ऑफ ईथर इज लेस देन 1, दैट इज दे आर लाइटर देन वाटर। डेंसिटी ऑफ ईथर्स 1 से कम होती है, मतलब ये पानी से हल्के होते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने बता ही दिया, हाइब्रिडाइजेशन हमने बता ही दिया। अब इसके बाद लिखिए आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग
समझ गए? हाइड्रोजन ईथर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते पानी के साथ। देखो ईथर्स do not form any type of hydrogen bond. Ethers do not form any type of hydrogen bond. सुन रहे? ईथर्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, ये बात समझ में आ गई होगी। फिर लिखो बॉइलिंग पॉइंट, अगला लिखो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखो ईथर्स, बेटा देखना, जैसे ये है CH3CH2OH एल्कोहल है, एक और अल्कोहल उठा लो CH3CH2OH, सही है। एक अल्कोहल अंश दूसरे अल्कोहल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इस प्रकार अल्कोहल जो है वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इस प्रकार अल्कोहल्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ईथर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता ही नहीं है, इसलिए वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेगा नहीं। और जब एसोसिएटेड नहीं होगा तो मजबूत नहीं होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्कोहल से। तो देखो क्या, ईथर्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ethers because of the absence of hydrogen bonding, because of the absence of hydrogen bonding do not form associated molecules, do not form associated molecules, do not form associated molecules, ठीक है, unlike alcohols, unlike alcohols, alcohols बनाते है ना, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से क्या होता है, that is why their boiling point is much less than, much lower than alcohols, alcohols of same mass, alcohols of same mass। नहीं समझे? ये अपना CH3, बेटा देखो CH3OCH3 ये ईथर है, और इसी मॉलिक्यूलर मास का ये अल्कोहल है ना, देख रहे हो ना विशेष, CH3OCH3 आइसोमर है ना CH3CH2OH का, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये नहीं बना रहा है। आ गया भैया समझ में? कोई समस्या? ठीक है, चलो अगला देखो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सुन रहे हो? हाँ, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। भैया ईथर्स जो है पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। ये देखो ईथर जो है CH3OCH, भाई ईथर खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, लेकिन पानी के साथ थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। HOH ये पानी के साथ थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि इसमें OH है। तो देखोगे क्या, ईथर्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। Because they form hydrogen bonding with water.
हो गया? सबको क्लियर हो गया? पक्का? चलो बढ़िया। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अगला लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब शेखर बाबू रिएक्शंस स्टडी। वॉलेटाइल मतलब जो भाप बन के उड़ जाए, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ ही लिया है। ईथर्स वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनका भाप बन के उड़ जाते हैं। ठीक है शेखर? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले लिखिए हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन कितना बज रहा है? 5:16। अच्छा 5:14। अच्छा उधर देखो यार तुम सुनो। हाँ लिखो इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर से कन्वर्जन है। डाई इथाइल ईथर से बनाना है अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर से बनाना है अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। सही है? चलो भैया समझो अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर क्या है, नजरे बोर्ड पे रखो। सबसे पहले CH3 CH2O CH2 CH3, इसमें क्लोरीन ऐड करेंगे Cl2, डार्क एडाप्टेशन। डार्क एडाप्टेशन नहीं क्या? तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके बगल वाला जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। कौन कार्बन? ये अल्फा कार्बन का H और एक Cl क्या बना देगा? और उस जगह पे जाके लग जाएगा CHCl CH3। इसका नाम है अल्फा क्लोरो डाई इथाइल ईथर। अब इसी में एक और Cl2 डाल दो, फिर से डार्क। तो ये बगल वाला अब किधर वाला अल्फा डैश, ये वाला H और ये Cl क्या बनाएगा? HCl और बन जाएगा CH3 CHClO CHCl CH3। इसका नाम क्या हो गया? अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। आ गया समझ में? यही रिएक्शन अगर लाइट की प्रेजेंस में हो जाए तो बहुत तेज हो जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सटासट सारे सब्स्टिट्यूशन होंगे। मतलब हम ये कह रहे थे कि CH3 CH2 O CH2 CH3 में अगर हम Cl2 डाल दें लाइट पे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो 10 क्लोरीन है। अब सुनो, जितने Cl हैं 3 2 5 2 7 2 3 10 सारे के सारे हट जाएंगे और H से कंबाइन करके 10 HCl बना देंगे और सभी जगहों पे क्या लग जाएगा? C CCl3 CCl2O CCl2 CCl3। ये बन गया पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। क्या नाम है? पर क्लोरो डाई इथाइल। आया समझ में? कर लो। बोल दिए थे अंश जो है वाकई में बीवी
आज निखिल जो है, निखिल से बन गया, अब निखिल बोल भी नहीं रहा ज्यादा, वो पकड़ 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 अंश बोला चला जा रहा है। समझ रहे हो? तब से हम देख रहे हैं अंश इसके बगल में बैठ गया, पकड़ 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 चालू रह रहा है, भले कोई कुछ बोल रहा हो ना बोल रहा हो। नहीं बोल रहे हो? चलो हो गया। कहाँ पे? अल्फा अल्फा डैश की स्पेलिंग गलत है। डाइक्लोरो डाइइथाइल ईथर सही तो है। चलो हो गया। वाकई बता रहे हैं हम 10 साल आगे और पढ़ा लेंगे, ऐसा बैच नहीं पाएंगे। एकदम ही कलाकार बैच है ना। कुछ प्राणी ऐसे हैं इस बैच की जो कोचिंग नहीं आते हैं, बोलते हैं कि अब नहीं छुट्टी करेंगे, ले छुट्टी। और एक प्राणी तो आया ही नहीं है, कार्तिकेय शुक्ला जी। फीस जमा है, वो बात अंदर से बुरा लग रहा है कि फीस भी जमा और लड़का पढ़ भी नहीं रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबको क्लियर हो गया? ध्यान रखना है ना, अगर डार्क में हो रही है बेटा शांत, अगर डार्क में हो रही है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होएगा, है ना। और अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो सारे क्लोरीन धड़ाक से। चलो ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन कर लेते हैं भाई। देखो जैसे CH3 CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर का कंबशन किया जाए, मतलब इसमें ऑक्सीजन डाला जाएगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंबशन करने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है? अब ये बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन अगर एक्शन ऑफ एयर आ गया तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी। देखो कंबशन बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और अगर एक्शन ऑफ एयर बोले, एक्शन ऑफ एयर एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फिर रिएक्शन थोड़ी सी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पड़ेगा वही O2 ही पड़ेगा, ठीक है। CH3 CH2O CH2 CH3 में अगर आपने O2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा सुनना, CH3 COOH O, अरे कितने कार्बन, O CH2 CH3, सही है ना? नहीं कुछ गड़बड़ है, एक H कम लग रहा है ना, अब सही है। ये वाली रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, नीचे वाली ना लिखी, कंबशन वाली लिखी।